हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर 1 हिस्ट्री के, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि अब एमसीक्यू और 1 मार्क्स कितनी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप एक चैप्टर के अंदर से एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कवर करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ओके जी, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं यार, ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में विद नोट समझा है, एक एक चीज़ कवर करवाई है। ठीक है, तो पहले यार वो वीडियो जाकर देख कर आना, पूरा चैप्टर समझ के आना। ठीक है, फिर जब आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जब टेस्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा जी ये वाला टॉपिक मेरा वीक रह गया था, ये क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है तो पहले चैप्टर समझ के आओ। ओके, सो शुरू करते हैं यार। पहला जो क्वेश्चन आपका, व्हाट इज बास्टिल। ठीक है, बास्टिल क्या था? एक जेल थी, शिप था, पैलेस था या रोड था, आपको पता है वो एक जेल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले जो किंग था फ्रांस का वो कौन था? कैजार विलियम, सम्राट अशोक, लुई 16 या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो आपको पता है इसका आंसर है लुई 16। लुई 16 था हमारा 1789 से पहले किंग। ठीक है, उसके बाद तो कोई किंग था ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन लुई 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। जो लुई 16 था, हमने देखा कि वो 1789 से पहले किंग था, बट वो किंग बना कब था? वो बना था 1996 में, 1874 में, 1774 में या 1688 में। तो जो किंग बना था हमारा लुई 16, वो बना था 1774 में। ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लुई 16 वॉज बिलोंग टू डैश डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी से, कौन से राजवंश से बिलोंग करता था? विलियम डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी या जैकोबिन डायनेस्टी। तो आपको पता है कि जो हमारा लुई 16 था वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कि द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट। यानी कितने स्टेट में डिवाइड था फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में? वो 3 में डिवाइड था। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट होती थी फ्रेंच सोसाइटी में 18th सेंचुरी के टाइम में। ठीक है, पता ही है आपको, अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको पता भी होगा कि कौन कौन सी 3 स्टेट है। अब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेट इन फ्रांस इज ऑल्सो नोन एज। जो फर्स्ट स्टेट थी उसको और किस नाम से जाना जाता था? क्लर्की, नोबल, पीजेंट या मिडिल क्लास। तो जो फर्स्ट स्टेट थी उनको क्लर्की कहा जाता था, क्लर्की, क्लर्जी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इन फ्रांस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू डैश स्टेट। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो कौन सी स्टेट से थी? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या मिडिल क्लास। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो थर्ड स्टेट के रहा करते थे फ्रांस के अंदर। ओके, जिसमें ज़्यादातर पुअर लोग आते थे, पीजेंट वगैरह, पुअर पीजेंट वगैरह आते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच स्टेट आर एग्जेम्प्टेड टू पेइंग टैक्स। मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो टैक्स नहीं देती थी? ए, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेट टैक्स नहीं देती थी, बी, क्लर्की और नोबल टैक्स नहीं देते थे, सी, नोबल एंड थर्ड स्टेट टैक्स नहीं देते थे, या डी, क्लर्की और पुअर पीजेंट टैक्स नहीं दिया करते थे। सबसे पहली तो बात है, जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट ही दिया करता था। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ थर्ड स्टेट लिखा है और पुअर पीजेंट लिखा है उसको तो हटा दो। तो सी नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है, तो आंसर बी है। जो टैक्स थे ना वो क्लर्की और नोबल दोनों ही नहीं देते थे। क्लर्की में वो पंडित आते थे, मतलब क्रिश्चियन पंडित जो हो गए, और नोबल के अंदर जो रिच लोग होते थे ना, ठीक है, जो राजा की हेल्प वगैरह करते थे, सेनापति उनके कह सकते हो आप, नोबल वगैरह, जो पुश्तैनी रिच थे। ठीक है, जिनकी जो वंश थे ना वो भी रिच थे, तो वो होते थे नोबल। ठीक है, इन दोनों के पास है ना स्पेशल प्रिविलेज होती थी, ये टैक्स नहीं देते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर डैश टाइप ऑफ टैक्सेस इन फ्रांस। फ्रांस में उस टाइम 18th सेंचुरी में 2 टाइप के टैक्स थे। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया दो टाइप के टैक्स थे, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर है ए, टू टाइप के टैक्स थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है कि टैक्स जिसमें क्या था, 1/10 देना पड़ता था अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, विच इज़ गिवन बाय थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट देता था क्लर्की को, यानी थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट को जो टैक्स देता था अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10%, उसको किस नाम से जाना जाता था? टेल्स, टाइथ, पेमेंट या लॉयल्टी टैक्स। तो आपको मैं बता दूं कि जो टैक्स थर्ड स्टेट क्लर्की को देता था अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10%, उसको टाइथ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टैक्स विच इज़ गिवन बाय थर्ड स्टेट पीपल डायरेक्टली टू द स्टेट इज़ नोन एज। जो टैक्स थर्ड स्टेट डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट अपनी स्टेट को देता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे टेल्स।
ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये एमसीक्यू में रखा है मैंने, बट मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। ए, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर अ पर्सन नॉट एबल टू बिकमिंग किंग, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बंदा कभी भी किंग नहीं बन पाता। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, मतलब लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी पूरी नहीं हो पाती। या सी, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर किंग नॉट एबल टू सेव देयर पोस्ट, या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो किंग है वो अपनी पोस्ट को नहीं बचा पाता। या डी, अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, या सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो आपको मैं बता दूं सब्सिस्टेंस क्राइसिस है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पाते। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, जब उनका लाइवलीहुड भी डेंजर में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये याद कर लेना इसकी डेफिनेशन, मैंने एमसीक्यू में लिखी है बट इसकी डेफिनेशन दोस्त याद करनी है आपको अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि द 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप टर्म्ड द डैश, मतलब पहले ना 3 स्टेट होते थे, 3 ग्रुप होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, बट अब एक नया ग्रुप भी एमर्ज हो गया 18th सेंचुरी में। उसको क्या कहा जाने लगा, एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट या डॉक्टर्स। तो मैं बता दूं उनको बोला जाने लगा मिडिल क्लास, ठीक है। एक्चुअल में थर्ड स्टेट के लोग ही थे जो थोड़ा ट्रेड वगैरह करके पैसा वगैरह आ गया था, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इनको मिडिल क्लास कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नेम द ऑथर ऑफ 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बुक है, ठीक है। तो वो किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने, रॉबर्ट विलियम ने, जॉन लॉकी ने या लुई 16 ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये बुक है 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉकी ने लिखी थी। याद कर लेना ये, क्योंकि ज़्यादातर बुक में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बुक किसने लिखी है, ठीक है। बुक में से तो सारे ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको आ जाएगा कि इस बुक को किसने लिखा है, ऑथर के नाम, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक दूसरी बुक है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किसने लिखी है, मॉन्टेस्क्यू ने, आबेसी ने, जॉन लॉकी ने या रोजियो ने। मैं आपको बता दूं ये वाली जो बुक है ये हमारे मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, जिसमें उसने ये बताया है कि जो भी पावर है ना वो 3 अलग अलग ऑर्गन में बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज स्टेट जनरल। अभी स्टेट जनरल था क्या, फ्रेंच स्कूल का एसोसिएशन था, एसोसिएशन ऑफ क्लब था, या न्यूज़पेपर था फ्रांस का, या सी अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं आपको बता दूं जो जनरल स्टेट जनरल या स्टेट जनरल जिसे आप कह सकते हो, या जनरल स्टेट जिसको आप कह सकते हो, ये क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था ना तो तीनों स्टेट अपने अपने बंदे भेजते थे और फिर वोटिंग होती थी और फिर उस डिसीजन पे पहुंचा जाता था। तो इसका आंसर है सी, एक पॉलिटिकल बॉडी जिसमें तीनों स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, अपने कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम स्टेट जनरल मीटिंग वॉज हेल्ड इन डैश इन फ्रांस, मतलब जो लास्ट जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1614 के अंदर, ठीक है। याद रखना फ्रांस के अंदर ये हुई थी, 1614 में हुई थी। ओके, लास्ट टाइम मतलब एक बार है ना लुई 16 ने करवाई थी, बट उससे पहले है ना 1614 में हुई थी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो 17 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के ऑन डैश Louis 16 called together an assembly of state general to pass proposal of a new taxes at the hall of Versailles। मतलब जो हमारा लुई 16 था उसने डैश डेट को क्या किया था कि न्यू टैक्स का प्रपोजल पास किया था, ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग वगैरह बुला के। तो कब किया था उसने, 20 जून 1789, 5 अगस्त 1789, 5 मई 1789 या 16 मई 1785। तो उसने जो किया था वो किया था सी, यानी 5 मई 1789 को उसने क्या किया था, न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास किया था। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अगर कोई दिक्कत आए ना तो आप मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश हु बिलोंग टू क्लर्की क्लास एंड राइट इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। मतलब एक बंदा जो कि क्लर्की से बिलोंग करता था, क्लर्की स्टेट से बिलोंग करता था और जिसने एक बुक लिखी थी या पैम्पलेट लिखा था, दैट इज़ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट्स। एंड एक दूसरा बंदा जो कि नोबिलिटी से बिलोंग करता था, और ये दोनों की दोनों, क्लर्की का एक बंदा और साथ में नोबिलिटी का एक बंदा, ये दोनों की दोनों बंदे जो थे ना, ये थर्ड स्टेट को उनके रेवोल्यूशन में सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उन दोनों लोगों का नाम बताओ, ठीक है। एक बंदा जो क्लर्की से बिलोंग करता था और एक बंदा जो नोबिलिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। तो वो दोनों कौन थे, तो पहला रोजियो क्लर्की से बिलोंग करता था, नहीं। मिराबे करता था, बट मिराबे किससे बिलोंग करता था, मिराबे करता था हमारी नोबिलिटी से बिलोंग करता था,
ठीक है, जो मिराबे था वो नोबिलिटी से बिलोंग करता था। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है आबेसिए और मिराबे। मैं आपको बता दूं आबेसिए जो था वो क्लर्गी से बिलोंग करता था और उसने एक पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट लिखी थी। ओके, और दूसरी तरफ जो हमारा मिराबे था, ओके, उसने क्या किया था, वो नोबिलिटी से था और उसने भी सपोर्ट किया था थर्ड स्टेट को उनके रेवोल्यूशन में कि इनको भी राइट मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। फर्स्ट वाले में आबेसिए आएगा, ओके, और सेकंड वाले में मिराबे आएगा। आबेसिए क्लर्गी और मिराबे नोबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 के व्हेन द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नेशनल असेंबली ने, किंग के बाद नेशनल असेंबली आई थी, तो उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट कब तैयार कर लिया था? उन्होंने 1791 में अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 साल बाद। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का है बी। ये मैंने 2 बार लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जो आपको PDF मिलेगी ना डिस्क्रिप्शन में, GP लिंक में PDF दे रखी होगी। ओके, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। ओके, GP लिंक से ये PDF कैसे डाउनलोड करनी है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वीडियो दे रखी होगी, तो वीडियो देखकर ट्राई करना डाउनलोड करने की वो PDF। अगर ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड नहीं करी होगी तो मैसेज ड्रॉप कर देना, सर आपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करी तो कर दो अभी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वहाँ पर कर दूंगा। ओके यार, एंड एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ में कभी ना कभी थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब से कैसे अर्निंग करता हूँ, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, तो मैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप भी अर्निंग कर सको। ठीक है, एज का कोई लेना देना नहीं होता। आप समझ रहे हो हम छोटे हैं तो हम अर्न नहीं कर सकते, एज का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड दिक्कत है और आप उसे सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। ठीक है उनका चैनल, बट वो थोड़ा गलत स्टफ डाल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब कॉपी वीडियो डाल रहे हैं, तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि कैसे वो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एडिटिंग वगैरह कैसे करता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, ओके, क्योंकि मैं जल्दी उस पर वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने उस पर कुछ डाला नहीं है, बट फिर भी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, जल्दी मैं उस पर कुछ अपलोड करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओनली मैन अबव 25 of age who paid taxes equal to at least 3 days labor wages is known as, मतलब एक ऐसा बंदा जो 25 साल से ऊपर हो और जो 3 दिन की लेबर की वेजेस के इक्वल टैक्स देता हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन या गुड सिटीजन? मैं बता दूं उसको एक्टिव सिटीजन कहेंगे। ठीक है, जिसकी एज 25 से ऊपर है और जो 3 दिन की लेबर की वेजेस के इक्वल टैक्स देता हो, और उसी को वोटिंग राइट भी होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट भी होता है, तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज एक्टिव सिटीजन। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट ब्रोकन चेन सिंबलाइज, यानी जो ब्रोकन चेन होती है ना, चेन जो होती है ब्रोकन चेन, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, बिकमिंग फ्रीइंग, रिस्ट्रिक्शन, डिप्रेस्ड या डिप्रेशन या जेल। तो मैं आपको बता दूं जो ब्रोकन चेन है, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी जो टूटी हुई चेन है वो ये दिखाता है कि आज़ादी। ठीक है, उसको सिंबलाइज करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग पीपल हैज़ गिवन टू रिच इज सेड बाय, मतलब ये लाइन किसने बोली थी कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दिया जाना चाहिए? आबेसिए ने कहा था, मिराबे ने कहा था, जीन पॉल ने कहा था या लुई 16 ने कहा था? मैं आपको बता दूं ये बात जीन पॉल ने कही थी, और उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो गलत नहीं था। उनका ये कहना था कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जो रिप्रेजेंटेशन की जो पावर होनी चाहिए ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के पास होनी चाहिए, क्योंकि वही एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, मैंने आपको बता दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो 1791 में तैयार हो गया था। उसमें किसकी पावर पर लिमिट लगाई गई थी? प्रेस की, नोबिलिटी की, मोनार्क की या थर्ड स्टेट की? तो मैं आपको बता दूं कि मोनार्क की पावर पे लिमिट लगाई गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मार्शली इज कंपोज्ड बाय पोएट, पोएट का नाम बताना है आपको, एंड नाउ इट्स द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, यानी जो मार्शलेज था ना एक पोएट ने लिखी थी। ठीक है, और अब वो नेशनल एंथम बन चुका है फ्रांस का, तो उस पोएट का क्या नाम था? मिराबे या बी रॉबर्ट डे लिसल, सी लुई 16 या आबेसिए? मैं आपको बता दूं इसका आंसर है रॉबर्ट डे लिसल। ठीक है,
ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या लिखी थी, एक पोयम लिखी थी मार्शलीज, और अब वो क्या है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैकोबिन्स ऑल्सो नोन एज डैश मीनिंग दोज विदाउट द नी ब्रीचेस, मतलब जैकोबिन्स को और किसी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जैकोबिन्स के लोगों को, जैकोबिन क्लब को नहीं। रिच, डॉक वर्कर, सैन क्लोट्स या कॉन्वेंट्स, इनमें से किस नाम को जैकोबिन्स के लिए यूज़ किया जाता था? मैं आपको बता दूं, जैकोबिन्स को, ठीक है, सैन क्लोट्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, बड़ी पैंट पहनते थे, उनके घुटने दिखाई नहीं देते थे, तो इसलिए बिना घुटने वाले इंसान उनको कहते थे, ठीक है, मतलब उनको माना जाता था कि इनके घुटने नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पैंटें पहनते थे, उनकी जो पैंट मतलब घुटने हैं वो दिखाई नहीं देते थे, इसलिए उनको सैन क्लोट्स कहा जाता था। ओके, इसी का मतलब होता है कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। ऑन 20 जैन 1793 लुई 16 एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डैश चार्ज ऑफ ट्रिजन, यानी ट्रिजन का मतलब होता है देशद्रोह के केस में लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फांसी चढ़ाई गई थी। कहाँ पर, कौन सी जगह पर? किंग के पैलेस में, या बी डेला कॉन्कर्ड, या सी वर्सैल्स, या डी बास्टील। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा किंग था उसको डेला कॉन्कर्ड में फांसी दी गई थी। ओके, उसको एग्जीक्यूट किया गया था। ओके, वैसे तो एक फ्रेंच वर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने गलत ही प्रोनाउंस किया होगा, ठीक है, तो इंग्लिश में तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही यही है, बाकी फ्रेंच में थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश इन फ्रांस कॉल्ड रीजन ऑफ टेरर, मतलब डैश से डैश टाइम तक के पीरियड को ना रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था। मैं आपको बता दूं रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में है ना एक लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने है ना बहुत ही आतंक मचा रखा था, एक तरह से वो डिक्टेटर बन गया था फ्रांस का, ठीक है। तो कब से कब तक के टाइम की बात हो रही है? 1783 टू 85, 1793 टू 1794, 91 टू 92, या 1799 टू 80। मैं आपको बता दूं जो रीजन ऑफ टेरर है ना वो 1793 टू 1794 के टाइम को कहा जाता था, तो इसका आंसर है बी। ओके जी, क्लियर हो गया आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसके बारे में अभी बात हुई थी, ठीक है, जिसने जिस टाइम तक रूल किया तो उसको रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था, वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई डैश एंड वॉज गिलोटीन, मतलब उसको गिलोटीन है ना एक मशीन होती है जिसमें बंदे की गर्दन रखी जाती है और काट दिया जाता है। तो मैक्सिमिलियन को है ना कोर्ट ने क्या दोषी पाया और जुलाई डैश ईयर में उसको गिलोटीन पे चढ़ा दिया। कौन से साल की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है 1794 की, यानी 1794 में जो हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था इसको गिलोटीन पे चढ़ा दिया था, क्योंकि जो हमारा कोर्ट था फ्रांस का उसने उसको दोषी पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के नेपोलियन वॉज फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन डैश, मतलब आपको पता ही है कि एक टाइम बाद है ना नेपोलियन बोनापार्ट लीडर बन गया था फ्रांस का, ठीक है, बट वो हार गया। कब हारा? बैटल ऑफ वाटरलू में हारा, और ईयर बताना आपको 1804 में, 1815 में, 1812 में या 1816 में। तो मैं आपको बता दूं बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई थी ना 1815 में हुई थी। ये बात आप थोड़ी याद रखना क्योंकि ये आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आने वाली है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मोस्ट फेमस क्लब ऑफ वुमेन इन लेट 18th सेंचुरी, तो जो मोस्ट फेमस क्लब था जो वुमेन ने बनाया था, तो 18th सेंचुरी में उसका क्या नाम था? ए सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, या बी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, सी द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वुमेन, या डी वुमेन्स राइट विंग। तो मैं आपको बता दूं जो वुमेन ने क्लब बनाया था, जो मोस्ट फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। याद रखना, ये आ जाता है कभी कभार। ओके, अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 32 की। द एमिनेंट राइटर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डैश अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1791 एंड ड्राफ्टेड द राइट फॉर वुमेन एंड सिटीजन, मतलब एक ऐसा पर्सन, लेडी भी हो सकती है या मैन भी हो सकता है, जिन्होंने क्या किया था कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन है ना उनको अपोज किया था और बोला था कि राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी होना चाहिए, ठीक है, उसको भी ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? मैरी जेन ने कहा था, गिलोटीन ने कहा था, ओलंपे डे गॉगस ने कहा था, या जर्मेनिया ने कहा था? तो मैं आपको बता दूं ओलंपे डे गॉगस ने कहा था। इन्होंने कहा था कि मैन के साथ, आपको पता है ना 1791 में ना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ना डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया गया था। तो हमारे ओलंपे डे गॉगस जो एक लेडी हैं उन्होंने ये बोला कि वुमेन के राइट
भी ड्राफ्ट होने चाहिए, उनके लिए भी राइट होने चाहिए, उनको भी एक इक्वल राइट दिया जाना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो इसका आंसर है ओलंपिक गॉगल्स। बस उस टाइम है ना उनको ना गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये बात उस टाइम के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी और उनको गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया था। ओके, कब चढ़ाया गया था इनको गिलोटीन पे? तो मैं आपको बता दूं कि जो ओलंपिक गॉगल्स है इनको गिलोटीन पे चढ़ाया गया था 1793 में। मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन भी कवर करूंगा, बट अब जब बात हो ही गई है ओलंपिक गॉगल्स के बारे में तो पहले ही बता दूं कि जो ओलंपिक गॉगल्स है उनको 1793 में, ठीक है, जब उन्होंने अपोज किया था उस साल से 2 साल बाद उनको गिलोटीन पे चढ़ा के उनको मार दिया गया। ओके, अब बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की कि व्हेन स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन डैश ईयर। फ्रेंच कॉलोनी के अंदर जिस एरिया पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था वहाँ पर जो स्लेवरी है, जो दास प्रथा है कि फ्री में आप बिल्कुल ही नौकर बना के रखोगे, उन पर जो मर्जी करवाओगे किसी भी पर्सन से, तो वो जो सिस्टम है वो कब ख़त्म हुआ फाइनली? 1848 में, 1847 में, 1846 में या 1842 में? तो मैं आपको बता दूं जो स्लेवरी है ना वो पूरी तरीके से जो एंड हुई थी ना वो 1848 में हुई थी, ठीक है। उससे पहले है ना बस फुल स्टॉप लगा था, बट वो दोबारा कंटिन्यू हो गई, बट जो फाइनली थी वो 1848 के अंदर अबॉलिश हुई थी। ओके, तो 34 का है ए। ओके यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। देखो यार, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के साथ जिसलिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स चाहिए हो तो आपको पता है आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जीपी लिंक दे रखा होगा, उसको डाउनलोड करने का ट्राई करना। ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी पहले से ही। अगर ना हो तो आप बोल देना कि सर नहीं है, तो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मतलब ग्रुप बना रखा है, वहाँ खुद भी मैसेज कर सकते हो आप डायरेक्टली मेरे को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है, उसको आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।